डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने ये कविता जरूर सुनी है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताने की कोशिश करी है कि मेहनत करना जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिना मेहनत किए हम कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक ही कुंजी, एक ही चाबी हमारे पास है और वो है मेहनत की। आज हम मेहनत करेंगे तब जाके भविष्य में हम जरूर अपना मुनाफा कमा पाएंगे और जरूर हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से जीवन में मेहनत करना अनिवार्य है, मेहनत करना जरूरी है, उसी तरह से हर बिजनेस में, हर व्यवसाय में देखा जाए तो हमें मेहनत करना जरूरी है। बिना मेहनत के कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय हमें मुनाफा नहीं देता। मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हमें मेहनत करना जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम मेहनत क्या करें, किस प्रकार की मेहनत करें और ऐसा क्या करें कि हमें मुनाफा मिले। तो हमें वो काम करना है जो लोगों को पसंद है, हमें वो काम करना है जो लोगों के लिए अच्छा है, हमें वो चीजें लोगों को देनी है जो लोगों की जरूरतें हैं। तो लोगों की जरूरतें पूरी करनी है, ईमानदारी से पूरी करनी है, मेहनत से पूरी करनी है, हमें अच्छे प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करने हैं। तो दोस्तों, जब बिजनेस के अंदर इस तरह से एक्टिविटीज होती है, इन सभी एक्टिविटीज को हम बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। और अकाउंट्स में हम इन्हें किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, आज हम ये चीज समझने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम समझने वाले हैं कि किस तरह से अकाउंट्स के ये सम सॉल्व किए जाते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल सम। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम्स हमें किस तरह से सॉल्व करने के लिए आएगा। सो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया जाएगा। हालांकि क्वेश्चन एक सिंगल हैंडेड पेपर पर होगा। सिंस यहां पर कन्वीनियंस लाने के लिए, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है। सो फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज द टाइटल पैराग्राफ जो हमें दिया होगा। बाद में हमें ट्रायल बैलेंस इस तरह से देंगे एंड देन नेक्स्ट में दे आर गोइंग टू गिव अस एडजस्टमेंट्स। तो इस तरह से थ्री पार्ट्स होंगे क्वेश्चंस के। टाइटल पैराग्राफ में ये बताया जाएगा कि ये जो सम है, ये जो क्वेश्चन है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है और हमें क्या प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में होगा ट्रायल बैलेंस एंड थर्ड पार्ट में होंगे एडजस्टमेंट्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस सम। नाउ हमें सॉल्व करने के लिए पहले चीजों को समझना है, द बेसिक प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का। एक बार जब हम ये प्रोसेस समझ जाएंगे तो बिलीव मी, आपके लिए ये सम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि फाइनल अकाउंट विल बी वन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर। तो लेट अस सी, ये चैप्टर को फेवरेट बनाने के लिए, कंसेप्ट को फेवरेट बनाने के लिए क्या वो प्रोसेस है जो हमें करना चाहिए। सो एट द टाइटल पैराग्राफ लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड कि वो हमें क्या बनाने के लिए कह रहे हैं। You are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as on that date for दोषी traders. So दोषी traders का हमें ये particular final account बनाने के लिए कहा गया है। They have given us trial balance. जरा चेक कर लीजिए, trial balance में have they given debit balance and credit balance? The answer is yes. Check out, क्या ये balances tallied हैं? क्या ये दोनों जगह same amount है? The answer is yes. हाँ सर, ये tallied दिया गया है। तो याद रहे, anything tallied given, we have to give one effect. Debit balance, debit effect, credit balance, credit effect. Debit balance को debit effect देंगे और credit balance को credit effect देंगे, राइट? ये पहला रूल हमें ध्यान रखना है। सेकंड, जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, सभी एडजस्टमेंट्स आर इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस एंड दीज इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को हम दो इफेक्ट्स देंगे, वेयर वन विल बी डेबिट एंड द अदर वन विल बी क्रेडिट।
ओके ग्रेट। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, राइट? व्हाट दैट शुड रन इनटू आवर माइंड बिफोर सॉल्विंग द सम। तो हमारे सामने जो सम दिया गया है, हम ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, हम एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को समझेंगे, राइट? सो नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एडजस्टमेंट्स एंड ऑल, ये 5 एंट्रीज आपको आइडेंटिफाई करनी है और इस ट्रायल बैलेंस में मार्क कर लेना है, ताकि जैसे ये 5 एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं, हम थोड़े फ्री हो जाएंगे बेसिक कंसेप्ट्स आगे सॉल्व करने के लिए। तो कैसे करेंगे? सो फर्स्ट थिंग, फाइंड आउट परचेज रिटर्न। जरा चेक कीजिए, ये एंट्री परचेज रिटर्न आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रही है। सो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। सो रिटर्न आउटवर्ड इज गिवन। रिटर्न आउटवर्ड का एडजस्टमेंट आपको करना है परचेजेस के साथ, एंड हेंस सिंस इट्स एन एडजस्टमेंट, हमें एक टिक मार्क प्रोवाइड करना होगा परचेजेस पर। गॉट इट? हियर सिमिलरली जैसे परचेज रिटर्न होता है, वैसे सेल्स रिटर्न को भी एडजस्ट करना होता है विद सेल्स। तो जरा चेक कीजिए, हैव दे गिवन सेल्स रिटर्न इन ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में कहीं पर उन्होंने सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दिया है? यस, दे हैव गिवन अस रिटर्न इनवर्ड। सो ये रिटर्न इनवर्ड को हम एडजस्ट करेंगे सेल्स के साथ। रिमेंबर, जब भी एडजस्ट करना है, यानी या तो हमें इसे बढ़ाना है या कम करना है, एंड दैट्स व्हाई हमें इसे दूसरी तरह से लिखना होगा। द थर्ड वन इज योर ड्रॉइंग्स। जरा चेक कीजिए, हैव दे गिवन ड्रॉइंग्स टू अस? हाँ सर, ड्रॉइंग्स यहां पर दिया हुआ है। रिमेंबर, ड्रॉइंग्स आर द अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस। अगर बिजनेस में से प्रोपराइटर रुपए वापस ले जाते हैं तो इट इज ड्रॉइंग्स। दीज ड्रॉइंग्स आर एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो हेंस इसे हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए कैपिटल में एक टिक मार्क हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी आरडीडी। चेक कीजिए, क्या कोई पुराना रिजर्व, पिछले साल का रिजर्व हमने अपने ट्रायल बैलेंस में लिखा है? आप जरा चेक करेंगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्या इन्होंने दिया है? नहीं। सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट गिवन, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसे हम छोड़ देंगे। लास्ट वन, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हमें पता है जब ट्रेडिंग अकाउंट हम क्लोज करेंगे तब हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वाइल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तब हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। दिस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बिलोंग्स टू प्रोपराइटर, इसीलिए हम या तो उसे प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हैं और नेट लॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हियर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो कैलकुलेट हम करने वाले हैं उसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे कैपिटल में, इसीलिए हम कैपिटल में प्रोसेस करेंगे टिक मार्क। तो हमने समझा ये बेसिक एंट्रीज, ये 5 एंट्रीज आपकी हैं जो आपको सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करनी है इन ट्रायल बैलेंस। ये सबसे पहला स्टेप होगा, राइट? वंस यू हैव डन द मार्किंग ऑफ ऑल दीज एंट्रीज, the next step is to solve the adjustments। अब adjustments हम solve करेंगे। तो adjustments क्या क्या है? पहला है, let's see, stock on 31st March 2024 was valued at cost price 40,000 and market price 50,000। याद रहे, closing stock is the stock of goods which is not yet sold on the last date of the year। At the last date of the year, यानी last दिन हम कोई गुड्स बेच नहीं पाए, कुछ गुड्स ऐसे थे जो बेच नहीं पाए, तो ये बन जाएंगे हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक, राइट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बेसिकली डील्स ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। स्टॉक को इन्वेंटरी भी कहा जाता है, एंड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बेस्ड ऑन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इट सेज दैट क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। तो इन दोनों में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 40,000 या 50,000? तो आप कहेंगे 40,000, राइट? तो विच एवर वैल्यू इज लेस, या कॉस्ट प्राइस कम हो या मार्केट प्राइस कम हो, जो भी प्राइस कम होगी वो हम कंसिडर करेंगे अंडर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट के नाते हम ऑलवेज लॉस को कंसिडर करेंगे। एनी हाउ, हमारे पास 40,000 के गुड्स बच गए, तो हम इसे यूज तो नहीं कर पाए, तो हम इसे यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर। सो फॉर द टाइम बीइंग हम इसे यूज ना कर पाए, इसीलिए हमें इसे विड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम करंट ईयर।
हेंस हम इसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड सेकेंड इफेक्ट हम लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड, बिकॉज फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे लिए असेट है और नेक्स्ट ईयर हम इसे सबसे पहले यूज करेंगे। फाइन, सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट्स। नेक्स्ट वन इज योर डेप्रिसिएशन। जरा देखिए, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड फर्नीचर एट 5%। हमें पता है एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, एसेट यूज करने की वजह से हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन साथ साथ में एसेट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो दिस रिडक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, एंड दिस डेप्रिसिएशन हैज टू बी एडजस्टेड। इसीलिए डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो सिंपल इफेक्ट्स हम क्या देंगे, लेस फ्रॉम एसेट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एंड दूसरा हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, यस हमारे लिए लॉस हो रहा है, इसीलिए हम इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर। पी यानी प्रॉफिट एंड डीआर यानी डेबिट, सेम वे टी यानी ट्रेडिंग एंड सीआर यानी क्रेडिट। द नेक्स्ट वन, अच्छा यहां पर दो इंपॉर्टेंट एसेट थे हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी जिस पर एक टिक मार्क आएगा, एंड फर्नीचर जिस पे भी एक टिक मार्क आएगा। टिक मार्क का मतलब देयर इज एन एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमने बैंक से लोन लिया है और इस बैंक से जब हमने लोन लिया तो ऑब्वियसली बैंक से इसके आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। हो सो इंटरेस्ट इज ड्यू, ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग के रिसीवेबल, यस ड्यू यानी रिसीवेबल के पेएबल, यस इट इज पेएबल। इंटरेस्ट हमें चुकाना है, हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी, यस इट्स आर लाइबिलिटी। हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, यस हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। सो सिंस हम पे करने वाले, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमारे लिए एक्सपेंस भी बढ़ेगा, इसीलिए हम बैंक लोन में इसे जोड़ देंगे, राइट। अवर बैंक लोन विल इंक्रीज बिकॉज अब तक हमने पे नहीं किया, एंड सेकेंड इट्स आर एक्सपेंस, इसीलिए हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। यहां पर बैंक लोन पर हम एक टिक मार्क कर लेंगे बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट। हमने अभी भी 1400 रुपीज 1400 रुपए पे किए नहीं है। द लास्ट वन इज रिगार्डिंग प्रीपेड कैरेज। कैरेज वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है जो हमें पे करना होता है ताकि हम गुड्स मंगवा सके या गुड्स भिजवा सके, ठीक है। सो एनी हाउ नथिंग इज गिवन कि ये कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड, हम बाय डिफॉल्ट इसे समझेंगे कैरेज इनवर्ड, ठीक है। और हमने पहले से ही एडवांस हमने पे कर दिया, तो जब आप पहले से ही प्रीपेड यानी पहले से ही जब आप खर्चा पे कर देते हो, ऑब्वियसली आपके पास अधिकार बन जाता है सर्विस अवेल करने का, है ना। ये खर्चा हमारे लिए इस साल का नहीं है, अब हम इसे रिकवर करेंगे नेक्स्ट ईयर, हेंस ये खर्चे को हमें नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करना होगा। तो कैसे करेंगे, कैरेज में से हम इसे लेस कर देंगे एंड देन बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिख देंगे, राइट। सो हियर कैरेज पर एक टिक मार्क हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो आपने ऑब्जर्व किया दीज 4 एडजस्टमेंट्स, ये 4 एडजस्टमेंट्स को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हर एडजस्टमेंट्स के हमें 2 इफेक्ट फाइंड आउट करने, वन इफेक्ट विल बी डेबिट एंड द अदर वन विल बी क्रेडिट। यहां पर आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए, यहां पर जितने हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे प्रीवियस एपिसोड्स में, राइट, इन्हें आप ध्यान से समझिए, ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, और जब आप समझ जाएंगे तो बिलीव मी ये सॉल्विंग विल बिकम वेरी इजी। तो सेकेंड स्टेप है हमारा एडजस्टमेंट सॉल्व करना। अब आगे क्या करेंगे, ये सभी जो भी एडजस्टमेंट्स थे ये सब के आपको करनी होगी मार्किंग, वन टिक, राइट, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब अगर देयर इज एन एडजस्टमेंट गिवन इट टू अस। सो लेट्स सी प्लांट एंड मशीनरी, जरा ढूंढेंगे प्लांट एंड मशीनरी कहां पर है, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, और यहां पर एक टिक मार्क हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का। सो लेट अस फाइंड आउट वेयर द फर्नीचर इज, हाँ ये रहा, सो फर्नीचर पर एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट इज बैंक लोन, सिंस बैंक लोन में इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट इज ड्यू, जरा ढूंढेंगे बैंक लोन कहां पर दिया है, हियर दे हैव गिवन इट टू अस, और यहां पर एक टिक मार्क करेंगे। एंड लास्ट इज कैरेज, कैरेज हमने प्रीपेड किया हुआ है, सो कैरेज जरा चेक करते हैं, यस हियर दे हैव गिवन इट टू अस,
और यहाँ पर एक टिक मार्क आ जाएगा। तो आपने समझा दो इंपॉर्टेंट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने 5 एंट्रीज को समझा था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, राइट, ड्रॉइंग्स, आरडीडी दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, एंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये 5 चीजें हमें इनकॉर्पोरेट करनी होती है ट्रायल बैलेंस में। द नेक्स्ट इज आपने समझा किस तरह से एडजस्टमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। इनकॉर्पोरेट करना यानी मार्किंग करना, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? अब वेरी सिंपल, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। सो इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। याद रहे, वी आर गोइंग टू रिजर्व 1 पेज फॉर ऑल अकाउंट्स, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 1 पेज, नीचे का लाइन और नीचे के पेजेस यू कैन रिजर्व इट फॉर वर्किंग नोट, जो कैलकुलेशन करना हो आप यहां पर कर सकते हैं। देन राइट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड पेज जो भी होगा हमारा, राइट, वर्किंग नोट के लिए आप रख सकते हैं। राइट साइड का पेज वी आर गोइंग टू रिजर्व इट फॉर बैलेंस शीट। ओके, सो हियर दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन फ्रंट ऑफ अस। अब हमें क्या करना है, जितने भी ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज हमें दी गई हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है ये एंट्रीज हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम है, असेट है या लाइबिलिटी, एंड जस्ट हमें बाइफरकेट करना है। सर बाइफरकेट यानी एक्सपेंसेस को सही जगह पर रख देना है, इनकम को सही जगह पर प्लेस करना है, असेट्स को सही जगह पर रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटीज को सही जगह पर मेंशन करना है। ओके, तो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू डू इट वन बाय वन। तो सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। हमें पता है ये वो स्टॉक ऑफ गुड्स है जो पिछले साल बच गया था, इसे हमें इस साल यूज करना है। सिंस इट इज गुड्स एंड गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। याद रहे, इन ट्रेडिंग अकाउंट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड बेसिकली दोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स अक्वायर करने के लिए जो खर्चा किया गया हो, गुड्स मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया गया हो, या फैक्ट्री, वेयरहाउस या गोडाउन में जो खर्चा किया गया हो। Got it here? Hence, all goods related expenses are recorded in trading account. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। परचेजेस। नाउ परचेजेस यानी गुड्स हमने खरीदे। जब गुड्स हम खरीदते हैं तो गुड्स तो आता है और पैसे जाते हैं, राइट? नाउ दीज गुड्स दैट वी आर परचेजिंग, it is actually our expense, right? It is our direct expense. तो परचेजेस को हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है ये कहां पर जाएगा। ऑल्सो देयर इज 1 टिक मार्क। सो 1 टिक मार्क यानी आप इसे इनर कॉलम में लिखोगे। आप ऑब्जर्व करोगे हियर देयर आर 2 कॉलम्स, वन इज इनर कॉलम एंड सेकेंड इज आउटर कॉलम। सिंस देयर इज अ टिक मार्क, हम क्या करेंगे, 65,500 को इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन रिजर्व कर देंगे। आफ्टर 1 लाइन हम एक डैश प्रोवाइड करेंगे। कितना इजी। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स यानी गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, ठीक है। गुड्स जब हम बेचते हैं हम उन्हें सेलिंग प्राइस पर बेचते हैं, एंड सेलिंग प्राइस इज द प्राइस विच इंक्लूड्स प्रॉफिट, है ना। तो ये प्रॉफिट इंक्लूड करके प्राइस में हम बेचते हैं। सो सिंस गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं एंड अगेन वी आर रिकॉर्डिंग गुड्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम 1,92,000 लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। सिंस देयर इज अ टिक मार्क, हम उसे लिखेंगे इनर कॉलम एंड वी विल रिजर्व 1 लाइन, ठीक है। एक टिक के लिए हम 1 लाइन रिजर्व करेंगे, 2 टिक के लिए हम 3 लाइन रिजर्व करेंगे और 3 टिक के लिए हम 5 लाइन। ओके, सो लेट्स सी हियर द नेक्स्ट एंट्री इज रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड हम तब रिटर्न करेंगे जब हमने परचेज किया हो, है ना। गुड्स हम तब लौटाएंगे जब हमने खरीदा हो। सो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। याद रख लें, लिख लें। सो रिटर्न आउटवर्ड इज योर परचेज रिटर्न, ठीक है। तो सिंस ये परचेज रिटर्न है, हमें इसे परचेज के साथ एडजस्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस में नेक्स्ट लाइन पर लिख देंगे लेस रिटर्न्स, क्योंकि जब हम रिटर्न्स करते हैं तो गुड्स वापस चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली परचेज की वैल्यू कम हो जाती है। सो हेंस 65,500 में से 2,500 लेस करेंगे तो इट इज 63,000। उसी तरह से रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यानी जो गुड्स गए थे वो वापस आ गए। अब ये क्यों आ गए, बिकॉज हो सकता है कि गुड्स डिफेक्टिव हो,
या हो सकता है कि गुड्स आर नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर ने जिस कलर के गुड्स मांगे थे, जिस क्वालिटी के गुड्स मांगे थे, शायद वो गुड्स नहीं थे एंड दैट्स व्हाई उन्होंने रिटर्न कर दिए। सो डिफेक्टिव हो गए हो या ज्यादा एक्स्ट्रा हमने सप्लाई कर दी हो तो वो गुड्स कस्टमर ने हमें वापस लौटा दिए। तो जब ये वापस लौटा दिए तो अब ये सेल्स नहीं है, और जब ये सेल्स नहीं है तो हमें सेल्स की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, ये 4,000 रुपए हम सेल्स में से लेस कर देंगे तो हमारे नेट सेल्स हुए 1,88,000। ओके, नेक्स्ट इज लाइक कैरेज। सिंस कैरेज इज द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑन परचेज और सेल ऑफ गुड्स, हमें ये चेक करना होगा कि ये कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड। आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पर ना कैरेज इनवर्ड दिया है ना कैरेज आउटवर्ड, तो वी अज्यूम ये कैरेज इनवर्ड ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि बिना गुड्स खरीदे हम प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, राइट? तो हमें ये खर्च करना ही पड़ेगा। ऑल्सो देयर इज वन टिक मार्क, सो वन टिक मार्क मींस वी हैव टू राइट इट इन इनर कॉलम। तो अब कैरेज हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, अमाउंट इज 13,200 एंड विल रिजर्व वन लाइन, एक लाइन हम रिजर्व कर लेंगे। कितना इजी, जस्ट आपको एक्सपेंसेस इनकम बाइफरकेट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेजेस। अब वेजेस क्या होते हैं, वेजेस वो खर्च होते हैं जो हम वर्कर्स को देते हैं, है ना, जो हमारे फैक्ट्री में, गोडाउन में या फिर हमारे वेयरहाउस में जो काम करते हैं वर्कर्स, जो फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, उन्हें हम वेजेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो वेजेस इज अगेन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। तो कहां लिखा जाएगा, yes, all production related expense are recorded in trading account because they are our direct expense, right? So wages हम लिखेंगे trading account के debit side में, since कोई tick mark नहीं था we will write directly in outer column, okay? Next is like bills receivable, any amount receivable is our asset। तो अब ये हमारी एंट्री बिल्स रिसीवेबल की हुई, राइट। सो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट है, पैसा मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है, राइट। ये वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने उधार में गुड्स बेचे थे और बिल पर साइन करवा के ले लिया था, हेंस दे आर कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए हो जाएंगे असेट। सो बैलेंस शीट के असेट साइड हम बिल्स रिसीवेबल वी विल राइट डायरेक्टली इन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। हमें पता है प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए है एसेट, बिकॉज इस प्लांट एंड मशीन के जरिए हम अपनी बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। ऑल्सो जैसे जैसे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी साथ साथ में असेट की भी एफिशिएंसी कम होते जाएगी। ओहो, सो नाउ ऑब्वियसली हमें डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट करना है। वी हैव ऑलरेडी डन मार्किंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो हम प्लांट एंड मशीनरी को लिखेंगे असेट साइड में इनर कॉलम, राइट, एंड विल रिजर्व वन लाइन, एक लाइन हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज फर्नीचर। अब फर्नीचर हमें पता है कि हम बिजनेस में, ऑफिस में फर्नीचर अरेंज करते हैं ताकि कस्टमर्स आए, उन पर कंफर्टेबली बैठ सके। इनफैक्ट हमारे एम्प्लॉइज भी कंफर्टेबली बिजनेस के ऑफिस में बैठकर वो काम कर सके। सो याद रहे फर्नीचर इज अवर असेट, राइट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि फर्नीचर हमारे लिए असेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या लाइबिलिटी है। तो आप पाएंगे कि फर्नीचर तो हम रोजाना यूज करते हैं एंड फर्नीचर इज अवर असेट। सो हम इसे लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड में इनर कॉलम एज देयर इज वन टिक मार्क, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट। अब सोच के बताइए एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम है, असेट है या लाइबिलिटी। तो आप पाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट, राइट, डेबिट साइड पर अमाउंट लिखा गया है तो या तो वो असेट होगा और या तो एक्सपेंस, बिकॉज डेबिट साइड में या तो एक्सपेंस असेट लिखा जाता है एंड क्रेडिट साइड पर इनकम या लाइबिलिटी। तो सिंस एडवर्टाइजमेंट हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, एवरी डे करते हैं, हर बार करते हैं, इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड एडवर्टाइजमेंट। याद रहे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट बेचने के लिए किए गए हो, या ऑफिस मेंटेन करने के लिए किया गया हो, या फाइनेंस अरेंज करने के लिए किया गया हो, राइट। सो जितने भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट। तो कितना इजी, ये तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा आया, कहां लिखेंगे हम इसे? यस, एब्सोल्युटली राइट, यू आर रियली स्मार्ट। सो ये ऑफिस रेंट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट इज कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कहां पर लिखा जाएगा? यस, कैश बैलेंस हमारे लिए असेट है, राइट। सो सिंस कैश बैलेंस हमारे लिए असेट है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट असेट साइड। कितना इजी। तो हमें इसे जस्ट बाइफरकेट करना, आइडेंटिफाई करना है वेदर ये एक्सपेंस है, इनकम है, असेट है या लाइबिलिटी। अब सोच के बताएं, सन्ड्री डेटर्स हमारे लिए असेट होंगे या एक्सपेंस होगा? तो कैसे पता चला? देखो डेबिट साइड पर लिखा है, क्या हमारे लिए एक्सपेंस है या असेट है? सर डेटर्स तो वो कस्टमर्स होते हैं जिनसे हमें पैसे रिकवर करने हैं, तो सिंस हमें पैसे रिकवर करने हैं ये तो हमारे लिए असेट हुआ, राइट। सो सन्ड्री डेटर्स आर आवर असेट, तो हम उन्हें लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। हमें पता है कि बैड डेट्स यानी वो डेटर्स जिन्होंने हमें रुपए दिए नहीं, ये वो कस्टमर्स थे जो बिना पैसे दिए कहीं चले गए और हमें रुपए लौटा न सके। ओके, सो सिंस वो पैसे लौटा ना सके, हमारे लिए ये लॉस हो गया। दिस इज द फाइनेंशियल लॉस एंड दिस फाइनेंशियल लॉस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। कितना इजी, राइट। नेक्स्ट इज बैंक लोन। सिंस हमने बैंक से लोन लिया है, राइट, इट्स अ लाइबिलिटी। जो भी एंट्री क्रेडिट साइड में होगी या तो वो लाइबिलिटी होगी या तो इनकम। अब बैंक लोन हमारे लिए इनकम तो नहीं हो सकता क्योंकि बैंक से लोन हम हर रोज नहीं लेते, राइट, कभी कदा लेते हैं। इट इज आवर कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो हम बैंक लोन लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे इनर कॉलम। सो बैंक लोन 14,000 एंड वी विल रिजर्व 1 लाइन। कितना इजी, कितना आसान है, राइट। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल ये वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो अब ये पैसा बिजनेस को वापस लौटाना है एंड सिंस बिजनेस हैज टू रिटर्न दिस अमाउंट बैक टू द ट्रेडर, इट्स अ लायबिलिटी। यहां पर 2 टिक मार्क है, तो हम बैलेंस शीट में सबसे पहली एंट्री कैपिटल लिखेंगे। विल रिजर्व 3 लाइन्स, 1 टिक फॉर फर्स्ट लाइन, यानी पहली लाइन हम रिजर्व करेंगे पहली टिक के लिए और नेक्स्ट 2 लाइन्स हम रिजर्व करेंगे नेक्स्ट टिक मार्क के लिए, यानी टोटल 3 लाइन्स वी आर गोइंग टू रिजर्व। एंड लास्ट वन इज ड्रॉइंग्स। वी आर अवेयर ड्रॉइंग्स आर द अमाउंट टेकन बाय ट्रेडर फ्रॉम द बिजनेस, है ना। तो ये पैसा ट्रेडर ले गए, तो जब ले गए तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, राइट। तो हेंस दिस ड्रॉइंग्स आर एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल। देखिए कैपिटल में से लेस करेंगे 8,500 एंड टोटल नेक्स्ट लाइन पर लिख लेंगे। द रीजन देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट व्हिच रिक्वायर्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड। एक और एक एडजस्टमेंट आने वाला है। तो हमने क्या समझा, इस तरह से हमने बाइफरकेशंस कर लिए। अब बाइफरकेशंस कंप्लीट हो गए, यानी जितने भी हमारे ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज दी गई थी हमने उन्हें या तो एक्सपेंस, इनकम, असेट्स और लाइबिलिटीज में बाइफरकेट कर दिया। डिपेंडिंग ऑन द टिक मार्क हमने उन्हें इनर कॉलम या आउटर कॉलम में लिख दिया। अब नाउ द नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज योर एडजस्टमेंट्स। जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं सभी एडजस्टमेंट्स के हमें 2 इफेक्ट देने होंगे, राइट। सो 1 बाय 1। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट्स। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बैलेंस बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड सेकेंड इफेक्ट हम देंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। कितना इजी, याद रहे, अपने आप को पूछते रहे हैव आई गिवन सेकेंड इफेक्ट, हैव आई गिवन बोथ द इफेक्ट्स। जरा ध्यान से देख लीजिए,
बच्चे यहाँ पर मेजॉरिटी गलती करते हैं, सिर्फ एक ही इफेक्ट देते हैं, दूसरा इफेक्ट देना भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में असेट की वैल्यू कम हो रही है और हमारे लिए लॉस बढ़ रहा है, राइट। सो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, सो कम होगी तो हम इन्हें माइनस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी में 10%, नाउ 10% ऑफ 35,000 आता है, एक जीरो हाइड करेंगे तो इट इज 3,500। 35,000 माइनस 3,500, 4,000 ही माइनस कर दो तो 31,000 हो गया और 500 बढ़ा दो तो 31,500। सिमिलरली 5%, 10% हुआ 4,000 तो 5% हुआ 2,000। 2,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम 38,000। कितना इजी, हमने असेट में से लेस कर दिए दीज डेप्रिसिएशन वैल्यूज, अब ये हमारे लिए लॉस है। सो दिस लॉस वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन हम लिख देंगे दोनों असेट क्या वैल्यूज एंड टोटल आउटर कॉलम 5,500। कितना इजी, राइट। नेक्स्ट इज लाइक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब 1,400 रुपीज आर ड्यू, ड्यू यानी पेएबल, हमें पे करना है। तो जब हमें पे करना है तो हमारे लिए ये लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, दैट्स व्हाई एड टू बैंक लोन एंड इट्स अ लॉस, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर हम इसे लिखेंगे। तो किस तरह से हम इसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये जो बैंक लोन है इसमें इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे, अमाउंट इज 1,400 and this 1,400 will write it in inner column, so total outer column 15,400, right। हमारा बैंक लोन बढ़ गया बिकॉज अब तक हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया था, ठीक है। सो इंटरेस्ट हमें पे करना है, सिंस हमें इसी साल पे करना चाहिए, इट इज आर एक्सपेंस, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,400। कितना इजी, तो आपने अब एडजस्टमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट कर लिए, यानी ऑल 4 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आर डन, ओके। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप बचता है जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग सेरेमनी, यानी कौन सी सेरेमनी, नहीं वेट अभी और एक भी बाकी है, ओ प्रीपेड कैरेज। प्रीपेड कैरेज दैट इज 1,200 रुपीज अभी भी पे करना बाकी है, नहीं प्रीपेड कैरेज यानी ये वो खर्चा जो हमने पहले से ही पे कर दिया है। ओहो, तो जब खर्चा आप पहले से ही पे कर देते हो तो ये आपके लिए बन जाता है असेट, राइट। सो हम इसे लेस फ्रॉम कैरेज एंड बैलेंस शीट असेट साइड में लिखेंगे, ओके। सो कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैरेज में से लेस करेंगे प्रीपेड 1,200, सो आउटर कॉलम 12,000। याद रहे आपको लेस करना है, कभी कभी हम इसे ऐड कर देते हैं गलती से, और यहां की गलती, एक गलती मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करती है। सो लेस फ्रॉम कैरेज एंड बैलेंस शीट के असेट साइड पर हम लिखेंगे प्रीपेड कैरेज, राइट। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द एडजस्टमेंट्स, राइट। सो नाउ लेफ्ट आउट इज द क्लोजिंग सेरेमनी एंड दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। सो हम इसे कहते हैं कास्टिंग। सो कास्टिंग इज लाइक क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि पूरे साल जो हमने बिजनेस में परफॉर्मेंस दिखाया, राइट, हमने जो इतनी लड़ाइयां लड़ी, राइट, तो जिस प्रकार से बिजनेस में हमने एवरीडे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किए और एक्सेप्ट करने के बाद एक्सपेंसेस इनकम को इनकॉर्पोरेट किया, इस एक्सपेंसेस और इनकम ने हमें प्रॉफिट दिया या लॉस दिया, क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हुई या डाउन हुई, तो वो रिपोर्ट हम तैयार करने वाले हैं, दैट इज योर फाइनल अकाउंट। So let's see how are we going to close the books of account। तो इस तरह से हमने एंट्रीज ऑल टुगेदर लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 1,88,000 प्लस 40 इज 2,28,000। सेम विद डेबिट साइड का टोटल करेंगे एंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड अगर हम जोड़ देंगे तो इट इज 1,20,600। अब सोचकर पता लगाइए और बताइए 2,28,000 इज बिगर और 1,20,600, 2 लाख बड़ा है या 1,20,000, तो आप पाएंगे 2 लाख बड़ा है, राइट। इनकम इज मोर और एक्सपेंसेस आर मोर, क्योंकि क्रेडिट में इनकम्स होती हैं और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होते हैं। सो इनकम इज मोर और एक्सपेंसेस आर मोर,
सर इनकम इज मोर, तो हम दोनों तरफ इनकम लिख देंगे एंड इनकम माइनस एक्सपेंस इज योर प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट ने दिया हम इसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1,07,400। दिस 1,07,400 हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऑपोजिट साइड में, यानी ऑब्वियसली इनकम साइड में हमें लिखना होगा। सो दिस प्रॉफिट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। नाउ सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, सेम वे हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। सो क्रेडिट साइड इज 1,07,400, डेबिट साइड इज 26,600, राइट। सो अब सोच के बताइए 1 लाख इज बिगर और 20,000? यस एब्सोल्युटली राइट, 1 लाख इज बिगर, यानी इनकम इज मोर और एक्सपेंसेस आर मोर। यस इनकम इज मोर, सो दोनों तरफ राइट बैलेंस में हम इनकम लिखेंगे माइनस दीज ऑल एक्सपेंसेस, आपको मिलेगा प्रॉफिट। द प्रॉफिट गिवन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट, एंड ये नेट प्रॉफिट शुड बी गिवन टू द ट्रेडर, बिकॉज जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करी वो ट्रेडर ने की। बिजनेस भले ही चल रहा हो लेकिन जो भी प्रॉफिट कमाया वो ट्रेडर ने कमाया, तो ये प्रॉफिट ट्रेडर का हुआ, राइट। हेंस दिस प्रॉफिट वी आर गोइंग टू एड अप इन कैपिटल। तो पहले कैपिटल 41,500 था, अब 80,800 और बढ़ गया, so now the capital is 1,22,300, and the last step is like you are going to close the balance sheet and at the end balance sheet must tally। so जरा चेक कीजिए क्या डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल यानी असेट साइड का टोटल एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आ रहा है या नहीं। पॉज करके चेक कर लीजिए। यस, so you will find that here credit side yani liability side is 1,37,700 and asset side is also 1,37,700, right। so this is how right trading profit and loss account हमने tally out किया यानी casting करी हमने, right। trading account gives us gross profit while profit and loss account gives us net profit, while balance sheet must tally। So balance sheet tells about the financial stability of the firm। Got it here? तो I hope आपने समझा किस तरह से फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले हमें 5 एंट्रीज को डिस्कस करना है, यानी 5 एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्रॉइंग्स, आरडीडी एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बाद में हमें सभी एडजस्टमेंट्स को स्टडी करना है, एनालाइज करना है एंड देन उन्हें भी मार्किंग करनी है इन ट्रायल बैलेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग द मार्किंग इन ट्रायल बैलेंस आपको स्टार्ट करनी है पोस्टिंग। सो पोस्टिंग इन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, सभी एंट्रीज को प्रॉपर सही जगह पर हम पोस्ट कर देंगे। सेम वे वी आर गोइंग टू डू द डबल पोस्टिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स, बिकॉज एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट दिए जाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्टिंग द लास्ट स्टेप इज योर कास्टिंग, एंड देन कास्टिंग करने पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट्स के जरिए ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा एंड देयरबाय लास्टली बैलेंस शीट इज गोइंग टू गेट टैलीड, राइट। तो जब आप ये इस तरह से प्रोसेस करोगे, बिलीव मी डियर स्टूडेंट, आपके फाइनल अकाउंट के एक भी सम गलत नहीं होंगे, बशर्ते आपके कंसेप्ट सब सही होने चाहिए। So here these are the 2 important questions, it's like the golden quiz। देखते हैं कि कौन सा बच्चा अपने आप को प्रूव करके बताता है कि yes I am intelligent, right। so अपना इंटेलिजेंस प्रूव कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, right। हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देंगे, got it। तो let us identify what will be the answer for this one, right। a profit and loss account sheet is prepared with the trading account, in succession to the trading account, before the trading account, or it can be prepared anytime। next is which of the following is not the finance cost, right। so in profit and loss account bank charges हैं, interest on overdraft, interest on loan या interest on capital। let's see who is proving the intelligence। now previous session में हमने आपको क्वेश्चन पूछा था regarding about to find out what will be the value of rent
and what is the value of depreciation, right? ये कैलकुलेशन का बहुत अच्छा सम था। तो लेट्स से दिस इज द आंसर दैट इज गिवन। अगर आपने सॉल्व किया है अपने बुक में तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, और नहीं किया है तो एक बार प्रीवियस वीडियो में जाकर आप वो क्वेश्चन समझ लीजिए। वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दिस आंसर बिकम्स इजियर फॉर यू। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? तो ये पहले का आंसर है एंड ये सेकंड का आंसर, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, राइट? सो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेशन तो आता ही है, जस्ट हाउ टू गेट द टोटल डेप्रिसिएशन ये हमने आपको बताया। सो वी अंडरस्टैंड कि जितना महीना हम असेट यूज करेंगे उतने महीने का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए, राइट? सो दैट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन that we are going to consider it for calculation. Got it here? And then you are going to get the total depreciation amount. So I hope आज का सेशन आपको समझ में आया, आपने समझा कि बिजनेस में किस तरह से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाने के क्या प्रोसेस है, क्या तरीके हैं, जो अगर हम ये प्रोसेसेस, ये तरीकों को अगर हम समझ गए तो बिलीव मी फाइनल अकाउंट सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा, राइट? तो भले ही कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, क्यों ना ये तकलीफों को, ये सभी मुश्किलों को एक्सेप्ट करें, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप में निखार लेकर आए। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा।